नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग सभी को। सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जम्बेश्वर। पहले ऐसे है कि इवनिंग में आती थी क्लास, इसलिए गुड इवनिंग निकल गया होगा। तो आ जाइए सभी। हाँ जी, कैसे हो सभी? जय श्री कृष्णा। मैं सुभाष सोनी आपका ऑनलाइन दुनिया एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी न्यू स्टूडेंट का आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपनी फर्स्ट क्लास थी, आज हम सेकंड क्लास लेके आए हैं आपके लिए। तो दूसरी क्लास होगी, आ जाइए, जल्दी आ जाइए। कल की क्लास अपलोड करवा दो। कल क्लास अपलोड नहीं हुई क्या? हो जाएगी, हो जाएगी। आज बोल देंगे टेक्निकल टीम को, वैसे हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, डेली कंटिन्यू नेक्स्ट डे हो जाती है। नमस्कार महिपाल जी, देवेंद्र सिंह जी नमस्कार, कैसे हो सभी? चलो चलें क्या, आप कंटिन्यू करें क्या? आ गए होंगे सारे मेरे ख्याल से। तो वैसे टाइम यही रहता है अपना रेगुलरली, तो आपको पता है टाइम टेबल यही है। तो आप पहले ही तैयार होके बैठा करो, रजिस्टर कॉपी पेन जो भी लेके बैठना है, जो भी आपको चाय पानी नाश्ता पानी करके बैठना है या फिर साथ में करती हो तो वो आपकी मर्जी है। चलो, इसको हम पढ़ेंगे कंप्यूटर, ठीक है। कल फर्स्ट क्लास में हमने सामान्य परिचय से स्टार्ट किया था कंप्यूटर से। देखो, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसको जब आप जड़ से समझोगे, एक जीरो लेवल से समझोगे तभी आपके समझ में आएगा, और उसको कंटिन्यू समझोगे तभी आपके समझ में आएगा। स्टार्टिंग में जो कोई विद्यार्थी है वो पहली बार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है या फिर पहली बार कोई भी तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आगे आने वाली जो भर्तियां वैकेंसी है उसमें भी अगर वो सिलेबस लगा हो तो वो आपको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ रिवाइज करने की ही जरूरत होती है। तो कल हमने जीरो लेवल से पढ़ा था। कंप्यूटर एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे, तो आपको कंटिन्यू देखते रहना है। सामान्य परिचय में हमने पढ़ लिया था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतना प्रचलित क्यों है, कंप्यूटर इतने विख्यात क्यों है, इतनी इसकी प्रसिद्ध क्यों है, हर जगह क्षेत्र में इसको क्यों यूज किया जाता है। आज उसमें विशेषता पढ़ ली थी कल हमने। आज जैसे मैं बात कर लेता हूँ, कल विशेषता शायद डिलीजेंस तक, वर्साटिलिटी तक हमने पढ़ ली थी, आज उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। आगे की जो विशेषता आती है ना कंप्यूटर की विशेषता, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। कल जहां तक हमने छोड़ा था उससे आगे की मैं बात कर लेता हूं। ये सेकंड क्लास है अपनी कंप्यूटर की, ठीक है। तो कल हमने वर्साटिलिटी तक छोड़ा था। वर्साटिलिटी होता है सार्वभौमिकता, होता है सार्वभौमिकता, मतलब सभी क्षेत्रों में भूमि निभाता है। भौमिकता यानी कि हर क्षेत्र में ये काम आता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो शोध का क्षेत्र हो, यानी कि अनुसंधान का क्षेत्र हो, वहां पे भी कंप्यूटर काम में लिया जाता है। तो ये इसके एक विशेषता में आता है। चलो नेक्स्ट, आगे की मैं इसको कंटिन्यू करता हूं तो वो आती है डिलीजेंस। डिलीजेंस होता है बच्चों कर्मठता। कर्मठता का मतलब मैं बताऊं तो आपको परिश्रमी होता है। क्या होता है? परिश्रमी, यानी कि इंसान की तुलना में कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है और ज्यादा काम करता है। हालांकि ये बात हम मानते हैं कि इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया था, लेकिन फास्टली तेज गति से जो काम करेगा वो कंप्यूटर काम करेगा, ये जान, क्योंकि वो एक मशीन है, ठीक है। जैसे कुत्तर काटने वाले, जैसे पशुओं को हम चारा खिलाते हैं, उसको काटने वाली मशीन आती है, एक तो व्यक्ति उसको हाथों से चलाता है और एक बिजली से चलती है। तो देखो कौन से जल्दी फास्ट काम करेगी? बिजली से चलने वाली मशीन काम करेगी ना। तो इसमें जो अगली जो इसकी विशेषता आती है वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस होती है कर्मठता, या फिर इसका मैं और नाम दूं तो परिश्रमी होता है, परिश्रमी, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करता है। अब मैं इसमें बात करूं, इसमें कर्मठता और परिश्रमी पे टॉपिक पे आता हूं, तो मतलब हो गया इसमें कि आप कंप्यूटर में लगातार लगातार इसमें कई घंटों तक काम कर सकते हो, अर्थात ये थकता नहीं है, ये आलस नहीं करता, ये ईर्ष्या नहीं करता, ये चलता जाएगा, इसमें वर्किंग होती जाएगी। कर्मठ तो नेता भी होते हैं सर। कहाँ होते हैं परिश्रमी नेता? कहाँ होते हैं? नेता सिर्फ चुनाव के समय में ही कर्मठ होते हैं, ये ध्यान में कर लेना। उसी टाइम ही वो घर घर जाते हैं,
हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यहाँ पे नाला बना देंगे, हम यहाँ से आपकी नहर निकाल देंगे, हम यहाँ पे रेल पटरी बिछा देंगे, उस टाइम ही कर्मठ होते हैं। बाद में चुनाव गए, वोट आपके ले लिए, बाद में कोई मतलब नहीं है। बस अपना पेट भरा, अपना तिजोरी भरी, चल दिए बस। कहाँ होते हैं नेता कर्मठ होते देखे हैं कभी? चलो, कर्मठता। तो ये मैं आपको बता दिया। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि आपने क्या किया सुबह से लेके शाम तक। गुड इवनिंग सोनी जी, गुड मॉर्निंग सोनी जी। हाँ, आपने क्या किया, एक वीडियो सॉन्ग चला के रख दिया। सपोज करो वो 3 घंटे का है। कितने घंटे का है? 3 घंटे का। आपने सिर्फ उसको क्या किया, प्ले करके रख दिया। तो वो ऐसा तो है नहीं 5 मिनट चलने के बाद में रुक जाएगा, 10 मिनट चलने के बाद में रुक जाएगा, 1 घंटे के बाद में चलने के बाद में रुक जाएगा ना। वो 3 घंटे तक कंटिन्यू चलेगा और उसकी क्लियरिटी भी वही रहेगी। यानी कि कई घंटों तक काम करने के बाद में या फिर कई घंटों तक चलने के बाद में भी कंप्यूटर क्या होता है, उसकी शुद्धता में कमी नहीं आती, यानी कि रिजल्ट भी वो क्या देगा, सही देगा। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ, इंसानों की बात कर लेता हूँ कि उसको अगर कोई भी काम दिया जाए, वो 4-5 घंटे का कोई भी काम दिया जाता है उसमें, तो वो 2 घंटे तो बड़े चाव से, बड़े मन से, आसानी से काम करेगा, सुंदर तरीके से करेगा। बाद में उसमें क्या आ जाता है, उसमें ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं, उसमें ईर्ष्या आ जाती है, उसमें मतलब थक जाता है, आलस आ जाता है, क्या काम दे दिया ये वो, और फिर उसको छोड़ देता है या फिर खराब काम कर देता है। वो इसमें कंप्यूटर में नहीं है। आप कंटिन्यू करते जाओ, सुबह से शाम तक करते जाओ इसमें काम, ये थकेगा नहीं, ध्यान में। तो बिना रुके कई घंटे तक कार्य कर सकता है। जिसके बावजूद भी शुद्धता में कोई कमी नहीं है। कमी नहीं आती। अर्थात कंप्यूटर थकता नहीं, आलस्य नहीं करता और ईर्ष्या नहीं करता। ये ध्यान में करते हैं। ये बिना भेदभाव से काम करे। मशीन है, मशीन का तो किसी के जाति भाव से कोई मतलब ही नहीं है। चल, ये हो गया डिलीजेंस। फिर इसके बाद में लिख लो इसको, अगर लिखना है तो। इसमें सिर्फ आपको ये यहां से ही पता चल जाता है। अगर आप इतना नाम देखोगे ना, तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ परिश्रमी है, तो ये चीजें आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हाँ, पुष्पेंद्र जी क्या कह रही हो, सर क्लास अपलोड क्यों नहीं की? बात तो सहनी है भाई, क्या बताएं। टेक्निकल टीम का काम है ये तो क्लास अपलोड करने का। हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बोल देंगे टेक्निकल टीम को, अपलोड हो जाएगी कल, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो स्टार्टिंग में जब कोर्स लॉन्च किया तो टेक्निक प्रॉब्लम आ जाती है, कोई टाइम टेबल सेट करने में आ जाती है, तो टेक्निकल टीम बिजी हो जाती है। तो कंटिन्यू कर देंगे, आपकी क्लास अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसके बाद में अगर अगली विशेषता की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो वो आती है रियल एबिलिटी। एबिलिटी ये होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब हो गया विश्वास लायक है, ठीक है। सर क्लास एंड होने के बाद भी वीडियो आईडी पर रखें। हाँ, रख देते हैं भैया, अपलोड हो जाती है। जैसे ही लाइव क्लास बता देता हूँ आपकी जैसे ही लाइव क्लास आती है कोई भी सब्जेक्ट की हो, वो बाद में अपलोड हो जाती है, वो आगे तक रहेगी, आप कभी भी उसको देख सकते हो, एग्जाम तक रहेगी, ठीक है। विश्वसनीयता का मतलब हो गया विश्वास लायक है। ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में इस पे लोग विश्वास करते हैं।
ज्यादातर व्यापारी जो लोग जो होते हैं ना, वो ज्यादातर इस पे विश्वास करते हैं, यानी कि उनका जो काम ही होता है व्यापारी लोगों का, वो कंप्यूटर पे ही होता है, क्योंकि उस पे जो डाटा जो रिकॉर्ड रखना होता है, डाटा दुकान का डाटा, व्यापारियों का जो डाटा है, लेन देन का जो डाटा है, उधार कितना गया, माल कितना आया, कितना वापस दिया, कितने किसमें पैसे वापस रह गए, कितने देने हैं इसमें, तो वो सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। क्यों? क्योंकि उन व्यापारियों को विश्वास है कि अपन जो कंप्यूटर में जो भी डाटा फीड करेंगे वो नष्ट नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा और अपने को सुरक्षित मिल जाएगा। इसलिए ये भी इसकी एक विशेषता है, विश्वसनीय है। व्यापारी लोग के लिए ज्यादा विश्वसनीय, व्यापारी लोग के लिए ज्यादा विश्वसनीय है। ये यहाँ पे अपनी जो कंप्लीट हो जाती है विशेषता। अब देखो, कोई भी इंसान हो या फिर कोई भी मशीन हो, उसकी जो कुछ भी विशेषताएं होती है, अच्छी बात होती है, तो उसमें कुछ कमियां भी होती है। ठीक है, तो ये तो हमने विशेषताएं पढ़ ली। इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी शुद्धता 100% है, ये स्वतः ही काम करता है एक बार जब हम निर्देश दे देते हैं, और इसकी जो मेमोरी होती है वो हाई होती है, यानी कि बड़ी मात्रा में डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं, और डिलीजेंस, कर्मठता, सार्वभौमिकता सभी क्षेत्रों में काम आता है, विश्वसनीयता, ये इनकी विशेषता। अब इसके हम कमियां पढ़ लेते हैं कि कमियां क्या है, फिर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप करना। देखो इसमें कमियां, कंप्यूटर में क्या क्या कमियां हैं? दो कमियां हैं, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धिमत्ता का अभाव, बुद्धिमत्ता का अभाव, यानी कि सीधी सी बात है, इंसान ने बनाया है कंप्यूटर को, लेकिन इस कंप्यूटर में ये नहीं है, क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है, बुद्धि का अभाव है इसमें। मतलब मैं बात करूं, कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती, इंसान में होती है, क्योंकि इंसानों में बुद्धि होती है। ठीक है जी, कंप्यूटर सोच नहीं समझता, समझ नहीं सकता, और निर्णय नहीं ले सकता अपने आप खुद। तो ये जो बुद्धि से रिलेटेड जो भी वाक्य है, ये इसमें कंप्यूटर में नहीं होते हैं, ये ध्यान में कर लेना। इसीलिए इसको कहा गया है लैक ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, और महसूस नहीं कर सकता, और निर्णय नहीं ले सकता। इसीलिए इसको कहा गया है लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता का अभाव। अर्थात मैं बात कर लेता हूं इसमें, इसका जो आईक्यू लेवल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईक्यू लेवल वो क्या होता है? वो 0 होता है, बुद्धि का इसमें नहीं होती बुद्धि। इसीलिए इसका जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है? वो 0 होता है, ये ध्यान में। क्या होता है? 0 होता है। अब आईक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेलिजेंस क्वोटिएंट होती है, देख लो इसमें। क्वोटिएंट मतलब बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि। इसका जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि लब्धि है, वो क्या होती है? वो 0 होती है। ये ध्यान, इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये ध्यान में करना है, लिख लो। इसमें ये कमी है, सोच नहीं सकता, लेने लेने की इसकी किस्मत नहीं है। आप जैसे कंप्यूटर के सामने बैठे हो,
तो आप जैसा चाहोगे, आप जो महसूस कर रहे हो कि हाँ भाई प्रिंट हो जा, कोई भी पेज हमने टाइप कर लिया, आप जैसे ही महसूस किया, आपने सोचा समझा, तो कंप्यूटर नहीं समझेगा। ठीक है, तो ऐसे जो कंप्यूटर है ना, इंटेलिजेंस वाले, बुद्धि वाले कंप्यूटर इस पीढ़ी में बन रहे हैं, यानी कि 5वीं पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की, इस पीढ़ी में बनाए जा रहे हैं। इस पीढ़ी में बनते ही अपने सामने मार्केट में भी ये आ जाएंगे। जो आप सोचोगे वो हो जाएगा, कंप्यूटर अपने आप निर्णय लेने की क्षमता रख सकेगा। दूसरी इसकी जो कमी आती है, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से शायद आपने, दूसरी इसकी कमी आती है अनेबल टू सेल्फ प्रोटेक्शन। लिख लेना भाई साथ साथ। अनेबल टू सेल्फ प्रोटेक्शन, आत्मरक्षा में असक्षम, आत्मरक्षा में असक्षम। मतलब कंप्यूटर अपने आप रक्षा नहीं कर सकता। अगर इसको आप उठा के फेंकोगे तो ये टूट जाएगा, अगर इसको आप बंद करोगे तो बंद हो जाएगा, चालू करोगे तो चालू हो जाएगा। अर्थात अगर इसमें वायरस भी आ जाएगा तो भी ये अपने आप में सक्षम नहीं है कि वो खुद की रक्षा करे। यानी कि वायरस जो होते हैं वो कंप्यूटर में आने के बाद में फाइलों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये अपने आप में सक्षम नहीं है कि उन वायरस को वो हटा सके, मिटा सके। उसके लिए एंटीवायरस की हमें जरूरत पड़ती है, वो डालना पड़ता है। ये ध्यान में कर लें, ठीक है। वायरस से असक्षम है भैया, खुद में रक्षा नहीं कर सकता, ये ध्यान में कर लेना। इसमें ये अपनी इसकी कमियां भी पूरी हो गई है। ठीक है, 2 कमियां थी, जो सोच नहीं सकता, बुद्धि लब्धि होती है, और इसकी 0 होती है, और आत्मरक्षा में असक्षम होता है। ठीक है जी। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वो उसके आप जवाब देना जल्दी से। मेरे को लिख लिया होगा आपने शायद। चलो, क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, बताओ। इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन में दे देता हूं आपको यहाँ पे। प्रिंटिंग, बताओ इसमें आप क्या करके आओगे। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिंटिंग, डिलीजेंस। क्या करके आओगे इसमें, आपका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से फास्टली से कमेंट करके बताओ मेरे को, जल्दी से करो। फिर जैसे जैसे अपनी टॉपिक कंप्लीट होती जाती है ना, उसके बाद में हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम सोल्व करते जाएंगे। बताओ, बताओ रे। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिंटिंग, डिलीजेंस। सतीश कुमार, सतीश कुमार आपका आंसर गलत है। और बताओ, जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ऐसे ऐसे थोड़ी, तो आप देख देख के थोड़ी बताओगे पीछे की। हाँ, चलो मैं बता देता हूँ जिसने
इसका जो इसने पूछा है विशेषता नहीं है पूछा है। तो पहले विशेषता मैंने आपको बताई थी, स्पीड होती है, गति होती है। कंप्यूटर की स्पीड क्या है? बहुत ही फास्ट है। गति, एक्यूरेसी क्या होती है? शुद्धता होती है। ये ध्यान में कर लेना, क्या होती है? शुद्धता। और कंप्यूटर की शुद्धता जो है वो 100% होती है। अपने को जो रिजल्ट मिलता है वो 100% सही मिलता है। जब हम ही कुछ उसमें गलत टाइप कर देंगे तो उसका गलत हो जाएगा। प्रिंटिंग, अब एक विशेषता ये भी है, डिलीजेंस, ये होती है कर्मठता। ये मैंने अभी आपको बताया था, कर्मठता या फिर परिश्रमी, परिश्रमी, ये भी विशेषता है। तो ये जो विशेषता है प्रिंटिंग, ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ये ध्यान में कर लेना। बिल्कुल पुनीत मेहता ने सही आंसर दिया है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। प्रिंटिंग जो विशेषता होती है ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं होती है, ये प्रिंटर की विशेषता होती है। किसकी विशेषता होती है? प्रिंटर की विशेषता। पेज को प्रिंट करेगा कौन कर रहा है? हम तो सिर्फ कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर से। प्रिंट कौन कर रहा है? प्रिंटर कर रहा है। तो ये प्रिंटर की विशेषता हो गई, ना कि कंप्यूटर की विशेषता। तो इस इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ चलो, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर किस क्रम के अनुसार काम करता है, कंप्यूटर का साइकिल क्रम क्या है। तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। यहाँ पे अपना सामान्य परिचय में हमने कंप्यूटर की विशेषताएं, कमियां पढ़ ली है। चलो अगले की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं, कंप्यूटर किस साइकिल पर काम करता है। कंप्यूटर साइकिल पर कार्य करता है, यानी कि उसका एक क्रम क्या है, पहले क्या होगा, बीच में क्या होगा और लास्ट में क्या होगा, ये क्रम चलता है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसको क्रमानुसार ही तो करते हैं, है ना। चलो देखो इसमें क्रम क्या होता है। पहले तो होता है इसमें इनपुट, बाद में होता है इसमें प्रोसेस। प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू। बाद में होता है इसमें आउटपुट। आउटपुट आउटपुट यानी कि सूचना, इंफॉर्मेशन, रिजल्ट। बाद में इसमें होता है, क्या होता है? वो होता है मेमोरी। इस तरह से कंप्यूटर काम करता है, यानी कि जो भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो इनपुट के अंतर्गत आते हैं, इनपुट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हमने ए दबाया, हमने क्या दिया? कंप्यूटर को इनपुट दे दिया, ठीक है। यानी कि जिससे कंप्यूटर के अंदर कार्य हो सके वो इनपुट कहलाता है। इन मतलब अंदर। अब उसके बाद में इनपुट तो हमने दे दिया, बाद की प्रोसेसिंग क्या होती है? बाद का काम जो क्या होता है, बाद में उसको होता है प्रोसेस करना। हमने जो भी कंप्यूटर को इनपुट दिया है उस पे कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, यानी कि उसको प्रक्रिया में लाएगा, उसको उस कार्य को करने की प्रक्रियाधीन उसको बनाएगा। तो वो कौन करता है? वो सीपीयू करता है, ये ध्यान में, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो हम उसका क्या ले लेते हैं? उसका आउटपुट ले लेते हैं, यानी कि उसका रिजल्ट ले लेते हैं। हमारे स्क्रीन पे क्या शो हो जाता है? सूचना शो हो जाती है, इंफॉर्मेशन, रिजल्ट, आउटपुट सब एक है। अब उस रिजल्ट को हम किस में स्टोर कर सकते हैं? उसमें मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी। तो यही तो इसका क्रम होता है, यही तो इसका साइकिल होता है। भाई देखो, सबसे पहले जब आप कंप्यूटर में काम करते हो तो इनपुट देना पड़ेगा, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में हमें रिजल्ट दे देगा और उसके बाद में मेमोरी में स्टोर हो जाएगा वो डाटा। बस यही तो, इसीलिए तो हम कंप्यूटर इसमें यूज करते हैं, यही तो इसका क्रम है, यही तो इसका साइकिल है, कार्य करने का तरीका है इसका, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे इनपुट, पढ़ेंगे इनपुट। कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन कौन के इसमें कैसे किस तरह से काम में आती है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। ये ध्यान में, ये आप जरूर लिख लेना, कंप्यूटर इस साइकिल पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और मेमोरी पे काम करता है। आगे बात समझ में? चलो अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं। देखो इसमें मैं बता देता हूं, यहाँ पे देखो, जैसे आपने कीबोर्ड से 5 टाइप किया, ठीक है,
5 + 5 टाइप कर दिया, ये इसका आपको रिजल्ट चाहिए। तो ये तो आपने सिर्फ इनपुट दिया है, ठीक है, और ये क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद में इसका जो रिजल्ट आएगा वो 10 यहाँ पे शो हो जाएगा, यानी कि हमें आउटपुट मिल जाएगा, और इस 10 को मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। चलो अब हम पढ़ लेते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। हेडिंग डाल लो यहाँ पे। डिवाइस का मतलब मैंने आपको बताया था उपकरण होता है, जहां पर भी डिवाइस का नाम है उपकरण। अब ये इनपुट डिवाइस क्यों पढ़ा है, यानी कि जब हम कंप्यूटर में इनपुट देंगे ना, कंप्यूटर को कुछ भी कार्य करने के लिए हम कुछ भी डाटा लिखेंगे, वो किसी न किसी उपकरण होगा, कोई ना कोई डिवाइस होगी, उसी से तो हम इनपुट देंगे, है ना। हम जैसे बोल के थोड़ी देंगे, ठीक है। तो ये डिवाइस हम पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। तो इनपुट डिवाइस कहते किसको है, वो देखो यहाँ पे, वे उपकरण जिनके द्वारा यूजर निर्देश देता है। क्या देता है, वे उपकरण जिसके द्वारा यूजर निर्देश देता है, वो सारी की सारी इनपुट डिवाइस कहलाती है। अर्थात जैसे हम कंप्यूटर से काम करते हैं तो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं, कीबोर्ड में जो भी हम अक्षर लिखे होते हैं उसको जैसे ही हम टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर लिखे जाते हैं, यानी कि कीबोर्ड डिवाइस से क्या होगी, इनपुट डिवाइस होगी, यानी कि उस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर कार्य होता है, कंप्यूटर में निर्देश दिया जाता है। जैसे माउस हो गया, माउस एक इनपुट डिवाइस है। किस तरह से है, क्योंकि जब हम माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान पे हिलाते हैं तो माउस का जो पॉइंटर होता है वो कंप्यूटर के अंदर ही चलता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको ले जा सकते हैं उस माउस पॉइंटर को। तो माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस। इस तरह से बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, हम पढ़ते हैं यहाँ पे। देखो, वे उपकरण जिनके द्वारा यूजर निर्देश देता है। के द्वारा यूजर चलाने वाला, कंप्यूटर को चलाने वाला यूजर निर्देश देता है। वो क्या कहलाती है, वो सारी की सारी इनपुट उपकरण यानी कि इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे अब सारी की सारी यहाँ पे इनपुट डिवाइस लिखेंगे हम, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है। इसमें क्वेश्चन आता है, निम्न में से इनपुट डिवाइस है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, यानी कि ऐसे कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर कार्य होता है। चलो देखो यहाँ पे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बायोमेट्रिक मशीन जो आती है, ट्रैक बॉल, टच पैड, ये क्या क्या होती है इसके हम डिटेल पढ़ेंगे। लिख रहे हो ना साथ साथ में, हाँ इसको लिखते लेना ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में कर लेना, ठीक है। चलो उसके बाद में आ जाती है यहाँ पे जॉयस्टिक, MICR, OCR, OMR, फिर आती है अपने पास यहाँ पे BCR,
QR, ठीक है, QR। डिजिटाइजर, स्टाइलस, हाँ ये 14 होगी। कीबोर्ड, माउस, ये सारी की सारी क्या है, ये इनपुट डिवाइसेस है, ये ध्यान में कर लेना, ठीक है। इसके अलावा एक होती है लाइट पेन होता है, एक माइक्रोफोन होता है, एक वेब कैम होता है और एक डिजिटल कैमरा, ये भी होते हैं। लाइट पेन, वेब कैम, 18, छोटा करूं क्या इसको, छोटा, चल 16, 17 नंबर, ये आ जाएगा आपका डिजिटल कैमरा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान में, ठीक है। एक माइक्रोफोन है क्या, माइक्रोफोन, तो ये सारे के सारे क्या है, ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। ये हम इसको बारी बारी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनपुट डिवाइस में से, कि इसमें से ये पूछ लेगा निम्न में से इनपुट डिवाइस है, तो इनमें इनपुट डिवाइस दे देगा और अदर आउटपुट डिवाइस दे देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहली जो इनपुट डिवाइस, लिख लो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अपने। इसमें जो पहले जो इनपुट डिवाइस आती है वो आती है कीबोर्ड। वो क्या आती है, कीबोर्ड आती है, ये ध्यान में कर लें, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड को पढ़ते हैं। हो गया, चल सबसे पहले हम यहाँ पे कीबोर्ड को पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान में कर लेना। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या काम आती है ये, कीबोर्ड क्या काम में आता है, आपके सामने अगर कीबोर्ड रखा है तो आप क्या करोगे, उसमें खेलोगे क्या उसके साथ, ये उसके बटन निकाल दोगे सारे ना। अगर आप मल्टीमीडिया मोबाइल आप रखते हो तो आप कीबोर्ड अगर आपके सामने आता है तो आप क्या करते हो, अक्षर और अंक, अंक ही तो टाइप करते हो। कोई भी शब्द आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाता है, वही तो आप टाइप करते हो। तो सेम ऐसे इसमें क्या करता है, अक्षर और अंक टाइप करने काम आता है, अक्षर और अंक टाइप करने काम आता है, ये ध्यान, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सी है। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, पहली इनपुट डिवाइस, अर्थात जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन होते ही सबसे पहले इनपुट डिवाइस को हम कौन सी डिवाइस को इनपुट की यूज में लेते हैं, तो सबसे पहले इसी को यूज में लिया जाता है। यानी कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ऑन करने के बाद में ये नाम आता है प्रेस एंटर, ENTR। तो एंटर जो बटन होता है वो कीबोर्ड पे होता है, उसको हम दबाते हैं, तो इसका मतलब पहले इसी कोई काम में लिया। तो ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखिए, प्राइमरी इनपुट डिवाइस, क्लियर। अब इसके बाद में देखो क्या आता है, इसको और किस नाम से जानते
कीबोर्ड को और किस नाम से जानते हैं? हिंदी में अगर बात करूं तो इसको कुंजी पटल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कुंजी पटल कहा जाएगा, ये ध्यान में करना। हिंदी में क्या कहेंगे? कुंजी पटल। और कीबोर्ड को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? क्यूओटी। क्यूओटी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कीबोर्ड को और दूसरे नाम क्यूओटी के नाम से जाना जाता है। अर्थात मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे आपको पिक्चर ही दिखा देता हूँ कीबोर्ड की। अब देखो इसमें ये कीबोर्ड है अपना। अब इसमें क्यूओटी क्यों कहा जाता है वो देखो, दिखाई दे रहा है? चलो कोई नहीं। अब इसको क्यूओटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट जो है वो यहां से स्टार्ट होता है, QWERTY, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको क्यूओटी भी कहा जाता है, ये ध्यान। जहां पे ये अक्षर यहां से स्टार्ट हो गए उस कीबोर्ड को क्यूओटी कीबोर्ड कहा जाएगा, ये ध्यान रखिए। ओके, चल हम एक एक डिवाइस, एक एक उपकरण को हम चित्र के अनुसार समझेंगे ताकि आपको और अधिक ज्यादा समझ में आए। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके कंप्यूटर नहीं देखा हुआ, कंप्यूटर के पार्ट्स नहीं देख रहे हो, उसके अंदर क्या होते हैं, हार्ड डिस्क कैसी होती है, एसएमपीएस क्या होता है, मदरबोर्ड कैसे होता है, सीडी डीवीडी ये सब कुछ क्या होता है, माइक्रोफोन, लाइट पेन, MICR, स्टाइलस, वेब, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक ये कैसे होती है, सब पढ़ेंगे हम। चलो हाँ, इसको क्या बोलेंगे? क्यूओटी कीबोर्ड भी इसको बोला जाता है, ये ध्यान में कर लेना। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड यानी कि एक मानक कीबोर्ड की अगर मैं बात कर लेता हूं तो उसमें जो की जो संख्या होती है वो 104 होती है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड यानी कि मानक कीबोर्ड की मैं बात कर लेता हूं, की संख्या कितनी होगी? 104 होती है। कितनी हुआ है? 104। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। एक मानक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की संख्या जो कितनी होती है वो 104 होती है, ये ध्यान में करें। ठीक है, अब इसके आविष्कार की हम बात करें, यहाँ पे इसका आविष्कार किसने किया? किसका? कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लोथम सोल्स ने किया। क्रिस्टोफर लोथम सोल्स ने इसका आविष्कार किया था, ये ध्यान में कर। आगे बात समझ में। अब इसमें मैं बात कर लेता हूं कि कीबोर्ड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो तार वाला होता है जिसमें तार के माध्यम से हम लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं कंप्यूटर में। एक बिना तार की होता है, बिना तार को हम वायरलेस का बोलते हैं, और तार का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे बताओ? तार बिना तार के हो गया और एक तार वाला हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ? मैकेनिकल कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि यांत्रिक कीबोर्ड। एक तो होता है मैकेनिकल कीबोर्ड, एक होता है वायरलेस कीबोर्ड। ये तो होता है बिना तार का, यानी कि बिना तार भी हम चला सकते हैं ब्लूटूथ की सहायता से। और ये होता है तार, यानी कि यांत्रिक कीबोर्ड। यांत्रिक कीबोर्ड चाहिए तो उसमें तार होंगे, ये ध्यान में कर। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कंप्यूटर। ये थी कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी। अब इसमें कीबोर्ड के जो बटन आते हैं वो किस तरह से यूज होंगे और उसको किस तरह से हम काम में लेते हैं, उसका नाम क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख लो जल्दी से।
लिख लिया क्या? चलो जी लिख दिया। अब यहाँ पे हम कीबोर्ड पे आ जाते हैं। चलो चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो ये कीबोर्ड है, सभी ने देखा है। सबसे पहले जो इसमें हम की यूज करते हैं, की यूज पढ़ेंगे यहाँ पे, वो ये की पढ़ेंगे हम। यहां से लेके यहां तक जो की है, इस पे लिखा क्या है? F1 F2 F3 F4 F5 F ऐसे लेके F12 तक लिखा है। यानी कि जो F1 से F2 12 तक जो की होती है उसको हम बोलते हैं फंक्शन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलेंगे। और ये जो फंक्शन की है ना, ये सभी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर में ही काम होता है, सभी सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक सॉफ्टवेयर में कोई भी एक की काम की वही की दूसरे सॉफ्टवेयर में सेम काम करेगी ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करेगी। तो पहले इसमें हम पढ़ लेते हैं फंक्शन की। फंक्शन की, फंक्शन की कहां से कहां तक होगी? F1 से F12 तक होती है। ठीक है, इन की संख्या क्या होगी? सीधी सी बात है, की संख्या होती है 12। दोनों तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे बात समझ में? फंक्शन की कौन सी होती है? F1 से F12 तक है। फंक्शन की कहां से कहां तक होती है? F1 से F12 तक होगी। ठीक है, F1 से F12 तक कौन सी की होगी? फंक्शन की। फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ध्यान में कर लेना। ठीक है, चलो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य करती है, ये ध्यान में कर लेना। अलग अलग कार्य होगा इनका, यानी कि सेम, सभी सॉफ्टवेयर में सेम तरीके से ये काम है नहीं करेगी। आगे बात समझ में? चलो अब मैं इसमें बात कर लेता हूं यहाँ पे कि F1 का यूज कहाँ होता है वो देखो। F1, F1 होता है हेल्प के लिए यूज। हेल्प यानी कि सहायता के। अगर आपको, आपने कंप्यूटर में कुछ भी ओपन कर लिया, अगर आपको वहां पे वो सॉफ्टवेयर ओपन किया है, आपको क्या करना है, ठीक है, किस तरह से उसके ऑप्शन यूज में होंगे, तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तब आप क्या दबा सकते हो? यहाँ पे फंक्शन की F1 दबा दोगे, तब आपको बता देगा कि ये ऑप्शन ये काम में आएंगे, आप इस तरह से करो। तो ये हेल्प के लिए यूज होती है, यानी कि सहायता लेने के लिए यूज होती है। ठीक है, चलो उसके बाद में F2। F2 काम में आता है रीनेम के लिए। रीनेम यानी कि नाम बदलना। जैसे कोई भी एक फोल्डर है, उसका नाम आपने ABC लिख रखा है, ये एक फोल्डर है, इसके अंदर आपके कोई भी पर्सनल डाटा है, कुछ भी आपने टाइप कर रखा है, या फिर आपके सॉन्ग वगैरह है, या फिर गेम्स वगैरह। ABC है, इसका नाम बदलना चाहते हो तो माउस पॉइंटर इस पे ले जाओ, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद में F2 दबा दो। F2 दबा दोगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, बैक स्पेस से इसको हटा देना इस नाम को, और वहां पे नया नाम लिख देना। तो नया नाम आप लिखोगे ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका नया नाम लिख सकते हो, जैसे 1 2 3, तो ये आप नया नाम फोल्डर। आगे बात समझ में? तो F2 क्या काम में आएगा? रीनेम फोल्डर, यानी कि कोई भी फाइल या फिर फोल्डर का नाम बदलना है तो हम उसको F2 यूज करेंगे फंक्शन। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत? हाँ लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको लिखना है वो लिखते जाओ, आराम से, फायदा है। वैसे इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करवा देंगे, पीछे जो हुआ है उसकी विशेषताएं, उसकी भी PDF उपलब्ध करवा देंगे, इसकी भी उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। इसमें F3 क्या काम में आता है? F3 काम में आता है सर्च। सर्च करने के लिए, सर्च करना, खोजना, ढूंढना। ठीक है,
तो उसको सर्च करनी है। जैसे आपके कंप्यूटर में कोई भी आपने फाइल नहीं मिल रही, तो जैसे ये कंप्यूटर की स्क्रीन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जैसे स्टार्ट का बटन आता है, यहाँ पे किसका बटन आता है, स्टार्ट का। स्टार्ट पे क्लिक करोगे या फिर आप F3 दबाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आपका बॉक्स आ जाएगा, उसमें जैसे जो भी फाइल आपको नहीं मिल रही है कंप्यूटर में कहीं भी, तो वो आप उस फाइल का नाम कीबोर्ड की सहायता से ही यहाँ पे लिख दो, जैसे 1 2 लिख दिया, तो ये 1 2 फाइल जहाँ पे भी होगी वो आपको यहाँ पे सर्च करके ला देगी, यानी कि स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो F3 क्या काम में आता है, सर्च करने के लिए काम में आता है। कोई भी फाइल आपको नहीं मिल रही है उसको आप सर्च कर सकते हो, उसको आप खोज सकते हो, ढूंढ सकते हो। चलो नेक्स्ट, F4 क्या काम में आता है। F4 के देखो बहुत सारे यूज है, कई यूज है, 2 3 यूज है, उसको हम पढ़ लेंगे। F4 क्या काम में आता है, तो F4 जो काम में आएगा, जैसे आप इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट चलाने के लिए आपको इंटरनेट का वेब ब्राउजर होना जरूरी है, यानी कि सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। जैसे आप क्रोम में चला रहे हो तो क्रोम क्या है, सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स में चला रहे हो तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में नेट चला रहे हो तो वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर की। इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज हम किसमें करते हैं, नेट को चलाने के लिए यूज करते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में जब भी आप उसको ओपन करोगे इंटरनेट एक्सप्लोरर का, तो ये स्क्रीन पे पूरी इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जहां पे आप सर्च करते हो तो वो यहाँ पे एक पट्टी आती है, ठीक है, एक बार आती है, इसमें आप क्या करते हो, कुछ भी टाइप करोगे तो वो सर्च हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर पहुंचने के लिए, सीधा उस बार पे पहुंचने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको एड्रेस बार बोलते हैं। कुछ भी आप चीज सर्च करोगे तो उसका एड्रेस इसी बार में तो लगाओगे इंटरनेट पे, तो इस बार पे पहुंचने के लिए हम F4 का यूज करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर रहा हूं मैं, और किसी सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार पे जाने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर की एड्रेस बार पर जाने के लिए, ठीक है। एक तो ये जो सीधा F4 दबाओगे इस इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करके, तब ये काम में आएगा। एक होता है इसमें Ctrl+F4। क्या होता है, Ctrl+F4। कंट्रोल के साथ में कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होता है, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। ये रहा, यहाँ पे एक तो ये रहा कंट्रोल बटन, ठीक है, और एक ये रहा आपका कंट्रोल बटन, ठीक है। ये कंट्रोल बटन, कंट्रोल के साथ में अगर आप F4 दबाते हो तो क्या होता है इसमें, क्लोज फाइल, Ctrl+F4, क्लोज फाइल, यानी कि कोई भी आपने फाइल ओपन कर रखी है उसको बंद कर देगा। और ऑल्ट, ऑल्ट भी इसमें 2 बटन होते हैं, ये देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा ऑल्ट, एक ये रहा, एक ये रहा। ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट, कंट्रोल, CTRL का मतलब होता है कंट्रोल। तो आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ में दबाओगे ALT, Alt+F, तो ये काम में आएगा। ये तो क्लोज फाइल के काम में आता है, ठीक है, पूरी विंडो बंद नहीं होगी, सिर्फ फाइल बंद होगी। ये काम में आएगा क्लोज विंडो, और क्या काम में आएगा, शट डाउन, शट डाउन यानी कि बंद करना। अब जैसे आपने 10 विंडो ओपन कर रखी है, किसी की एक MS वर्ड की ओपन कर ली, एक MS एक्सेल की ओपन कर ली, एक MS पावर पॉइंट की ओपन कर ली, एक नेट की ओपन कर ली, एक पेंटिंग की ओपन कर ली, और एक आपने वीडियो सॉन्ग की ओपन कर ली, एक पिक्चर की ओपन कर ली। इस तरह से 10 विंडो ओपन कर रखी है। तो जैसे ही आप Alt+F4 दबाओगे तो पहले जो विंडो ओपन है 10, उनको एक एक करके बारी बारी करके उसको बंद करेगा, ठीक है। 10 बार दबाओगे तो 10 विंडो बंद हो जाएगी। फिर जैसे ही आपने कोई विंडो ओपन नहीं कर रखी है, अर्थात आपने सारी की सारी विंडो क्लोज कर रखी है, तब आप Alt+F4 दबाओगे, तब आपका कंप्यूटर शट डाउन के लिए मांगेगा, ये ना, यानी कि कंप्यूटर को बंद करने के लिए मांगेगा। आगे बात समझ में। F5 क्या होता है, रिफ्रेश के लिए होता है, रिफ्रेश। और एक होता है स्लाइड शो, स्लाइड शो के लिए।
रिफ्रेश तो हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किया, जब स्लो हो जाता है कंप्यूटर तो हम रिफ्रेश करते हैं F5। स्लाइड शो पावर पॉइंट में काम में लेते हैं, कोई भी हमने स्लाइड बना रखी है, कोई भी हमने काम कर रखा है, उसको शो करवाने के लिए होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे F5 तक, बाकी इसको कल हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसको, कल कंप्लीट हो जाएगा कीबोर्ड का, फिर आगे की जो इनपुट डिवाइस है वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।